योभन्दा पनि मैले सन्दीप महेश्वरीको एउटा इभोल्युसन टाइपको भिडियो बनाउन सोचिरहेको छु कि मैले कहाँबाट सुरु गरेँ उसको भिडियो हेर्न भन्ने चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्न खोज्दैछु। र ओल्डेस्टमा जाने हो भने चाहिँ अब यो फर्स्ट लाइफ चेन्जिङ सेमिनार भनेर त मैले हेर्न त होइन कसरी बोलिरहेछ त्यो बोल्ने कसरी छ बोल्न सिकिरहेको थिएँ क्या मैले यहाँ। अरूभन्दा पनि मेन भनेको यहाँबाट सिकेको कुरा भनेको चाहिँ और है उस टाइम पे वहां पे ग्लास की लिफ्ट होती थी ट्रांसपेरेंट, पता है? तो उस ग्लास की लिफ्ट को देखने के लिए लोग पता नहीं कहां से आते थे और वो लिफ्ट ऐसे जाकर के पानी के अंदर एक चली जाती थी, ऐसा लगता यति धेरै मोटो छ यहाँ मान्छे होइन, तर पनि यो एजमै नि उसले यति धेरै सेमिनार गरेर मान्छे त्यत्रो धेरै मान्छे सुन्न आइरहेछन् होइन। भ्युज पनि राम्रै गयो, फर्स्टै भिडियो पनि यति धेरै भ्युज गयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेमा चाहिँ केही छ है, खतरा कुरा छ है, त्यो इनर्जी नै नेक्स्ट लेभल छ क्या, पोजिटिभिटी नै नेक्स्ट लेभल थियो क्या यो पहिलाको भिडियोमा आफूले फिल हुने। त्यो टाइमको मलाई चाहिँ यति धेरै कम्पेलिङ लाग्ने क्या यसको कुराहरू। अनि चाहिँ सुन्न सुरु गरेँ हो मैले यो चाहिँ हेरेँ मलाई, तर त्यति धेरै अलिकति बुझिरहेको हुन्थेँ तर त्यस्तो राम्रोसँग चाहिँ बुझिरहेको हुन्थिनँ मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब ओल्ड लाइफ चेन्जिङ भिडियो भनेर यो 69 मिलियन भ्यू भएको पनि मैले हेरेँ, मजाले नै हेरेँ यसमा के भन्छ भन्ने कुरो। यसमा चाहिँ मेरे हाथ में 50-50 फुट बड़े इतने सारे पेड़ हैं जिन पे हजारों पत्ते लगे हुए हैं, पता नहीं कितने सारे फल लगे हुए हैं, पर आपको दिख नहीं रहे। कुछ लोग इसको सीड भी बोल सकते हैं, अगर चाहें तो बीज भी बोल सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो बड़े से बड़े पेड़ क्या इस बीज में नहीं छुपे होते? यसमा चाहिँ कसरी बोल्ने, कसरी यत्रो टाइमसम्म 2 घन्टासम्म मान्छेलाई कम्पेलिङ गरेर बोल्न सकिरहेछ होइन, एटेन्सन ग्राब गरिरहेछ र बोलिरहेछ, के चाहिँ भन्न खोजिरहेछ त्यो मान्छेले भन्ने कुराको लागि पनि मैले हेरिरहेको हुन्छु अहिलेको टाइम। पहिला चाहिँ इन्सपायर गरिरहेको हुन्थ्यो त्यो कुराहरूले, त्यो कुरा नै खत्रै लाग्थ्यो, नयाँ लाग्थ्यो होइन, दामी पनि लाग्थ्यो नि त, त्यो फेज थियो। इसको अंतिम-अंतिमतिर चाहिँ एकदमै इमोसनल छ वीडियो। लेकर के आने वाला था जो मुझे नहीं पता था, बाद में समझ आया। कैसे? मॉडलिंग करते टाइम मेरा एक दोस्त आया जो कहीं से एक फोटोग्राफ्स खिंचवा करके लाया, और वो फोटोग्राफ्स मैंने देखी तो मैंने देख करके कहा, मैंने कहा यार ये तो क्या फोटोग्राफ्स है, मजा आ गया। उस टाइम पे डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, तो मैंने कहा कि यार ये तो मजा आ जाएगा, ये मेरे को सीखनी है। मतलब पहली बार लाइफ में अंदर से आवाज आई कि मुझे फोटोग्राफी सीखनी है यार, मुझे सीखनी है, मुझे फोटोग्राफर बनना है। न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी, उनके पास गया, एक छोटा सा 2 हफ्ते का फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, सोचा ही नहीं, बस दिल की सुनी। अंदर से होता है ना, फीलिंग आती है कि यही तो चाहिए था, मिल गया। अपनी मदर के पास गया, उनसे 12,000 रुपये लिए और जा करके कैमरा खरीद के आ गया। रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की, सबकी फ्री में फोटोग्राफ्स खींचने लग गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, करता रहा। अब क्या होता है कि जब अंदर से भी आवाज आती है ना, तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसी स्टेज आएगी आप लोगों की लाइफ में, आप स्टेप उठा लोगे, एक्शन ले लोगे, और जो आप चाहते हो वो जा करके रियलिटी से टकराएगा, जो बहुत अलग होगा। मैं चाहता था एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना, लेकिन रियलिटी क्या थी कि मेरे जैसे लाखों फोटोग्राफर्स इंडिया में जिन्होंने 1 साल का कोर्स, 2 साल का, 4 साल का भी कोर्स किया हुआ है, वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और मैंने क्या किया था, सिर्फ 2 हफ्ते का कोर्स। मतलब मैं कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर नहीं था। बस अब वो टर्निंग पॉइंट था कि मेरा फेलियर मेरी सक्सेस कैसे बना। उन 1 लाख फोटोग्राफर्स में और मुझ में एक छोटा सा फर्क था। मैं मॉडलिंग में फेल हो चुका था, वो नहीं हुए थे। मैंने जब मॉडलिंग के लिए धक्के खाए थे तो मुझे पता था कि 90% मॉडलिंग एजेंसीज फ्रॉड हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई 70-80 फ्रॉड एजेंसीज की और 10-15 जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसीज की, और लोगों को बांटनी शुरू कर दी कि ये फ्रॉड है, ये जेन्युइन है। और ये चीज़ लोगों को अच्छी लगने लग गई। उसके बाद मैंने एक छोटी सी ऐड निकाली न्यूज़पेपर में, फ्री पोर्टफोलियो, और लाइन लग गई। बहुत सारे लोग आ गए। मैंने लोगों को सच बोला, कोई घुमा फिरा के नहीं, कुछ नहीं, सीधी सीधी बात। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मैं कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूँ, अभी नया कोर्स किया है मैंने यहाँ से 2 हफ्ते का। तो एक ऑप्शन तो है कि आप खुद रोल लेके आओ, खुद प्रोसेसिंग कराओ, और आपकी कॉस्ट आएगी, आप देख लो ये है।
आपकी कॉस्ट आएगी 3,000 रुपये। दूसरा ये है कि मैं आपके लिए सब कुछ करूं। अब अगर मैं किसी भी होलसेल मार्केट में जाता हूं तो वही फिल्म रोल जो आपको 150 रुपये का मिलता है, मुझे 50 रुपये का मिलता है, उसमें मुझे 1,500 रुपये बचेगा। तो आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ऐसे या ऐसे। उन्होंने कहा यार हमें क्या प्रॉब्लम है, आप ही कर लो ना, हमारा तो खर्चा उतना का उतना है। देखो मेरा उस टाइम भी यही मानना था, आज भी यही मानना है और हमेशा यही रहेगा कि अगर जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बातें मत करो। यो खालको अनेस्टी, यो खालको छ नि यो डेडिकेसन, एउटा फरक नजर छ हेर्ने उसको होइन। यो देखि नै हो क्या इन्फ्लुएन्स हुने म होइन। कसरी चाहिँ स्टोरी न्यारेट गरिरहेको हुन्छ, कसरी चाहिँ मसँग जोडिरहेको हुन्छ, म पनि केही गर्न सक्छु है भन्ने गराइदिइरहेको हुन्छ नि त बेला बेलामा। द्याट इज द थिङ कि आई लभ एभ्री टाइम कि एभ्री टाइम मैले हेरिरहेको हुन्छु भने उसको भिडियो नयाँ कुरा केही सिकिरहेको हुन्छ क्या। अहिले पनि मैले एक्सप्लेन गर्नको लागि भिडियो हेर्दै रहेको थिएँ, तर नयाँ कुरा हिट गर्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यो यति धेरै बुझ्न सकिन्छ यो मान्छेबाट। र यो सेल्फलेसली चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेछ होइन, आफ्नो मैले के भोगेँ भन्ने कुरो एउटा स्टोरी बनाइरहेछ नि त। त्यही नै हो एकदम धेरै मनपर्ने मलाई। त्यसपछि चाहिँ के भिडियोहरू आए, अनस्टपेबल भन्ने सेसन आयो, बेसिक मेडिटेसन भन्ने जुन सेसन आयो होइन, यसले चाहिँ तल्कै मचाइदियो होइन, तल्कै मचाउने खालको भिडियो हो क्या यो पनि। किन भन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ अझै पनि त्यो खालको कम्प्लिट खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, स्योरिटी त मलाई छैन, तर साउन्ड अफ साइलेन्सको जुन कुरा गरिरहेछ यहाँनिर होइन, फर द फर्स्ट टाइम होइन मान्छेहरूको अगाडि, यो अचम्मको कुरा छ। आप में से कितने लोगों को मेडिटेशन करना, कितनों ने ट्राई किया है कभी ना कभी मेडिटेशन करने का? सबने ट्राई किया है? कितने लोग झूठ बोल रहे हैं? ऊपर रखो। अच्छा, ऑलमोस्ट सबने ट्राई किया है। ट्राई किया लेकिन उसके बाद में किसी को मुश्किल लगा होगा, किसी को आसान। तो कितने लोगों को मेडिटेशन करना, सच बोलना, ये नहीं कि यहां पे सिर्फ बोलना है कि आसान है, कितने लोगों को अभी आज की डेट में मुश्किल लगता है मेडिटेशन करना? मुश्किल लगता है। कितने लोगों को आसान लगता है? आसान मतलब कि वो 1 घंटे तक बिना कुछ करे यहां पर आराम से बैठ सकते हैं एक जगह पे टिक करके। सोच लेना, बिठा दूंगा मैं। बैठ सकते हो? अच्छा, तो बहुत कम लोगों को आसान लगता है, ज्यादातर लोगों को मुश्किल लगता है। तो आज के इस सेशन का मकसद ये है कि मेडिटेशन को बिल्कुल आसान बना दिया जाए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, पूरी दुनिया। हो यही नै हो क्या मेन भनेको। अरूले चाहिँ सजिलो कुरालाई नि कम्प्लेक्स 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 गराइरहेको हुन्छ नि त होइन। कम्प्लेक्स सबभन्दा कम्प्लेक्स कुरालाई चाहिँ इजी कसरी बनाउने भन्ने त्यो एउटा ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरिदिन्छ नि त। यस्तो हो भनेर एउटा क्युरियोसिटी बिल्डअप गर्छ नि त होइन। त्यसले गर्दा आफै नै हेर्न मन लाउँछ क्या, के रहेछहरू खत्रै क्लेम गरिरहेछ त, के कहानी संसारै फाड्ने जस्तो कुरा गरिरहेछ त जस्तो लाग्दो रहेछ। अनि हेर्न मन लाग्दो रहेछ कि। मेडिटेशन एक रास्ता है सिर्फ ये समझने का कि किस तरीके से इस पास्ट को और फ्यूचर को छोड़ना है जिसकी पकड़ में अभी हम हैं, और जब चाहे अपनी मर्जी से इसको पकड़ना है। सबको पता है कि मेडिटेशन करना अच्छा होता है, सबको पता है, फिर हम क्यों नहीं करते? क्या वजह है कि हम मेडिटेशन नहीं करते? बोर हो जाते हैं। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। कितने लोगों को मेडिटेशन बोरिंग लगता है करना? यार क्या कर रहे हैं, 1 दिन करा 2 दिन करा बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद में क्या कर रहे हैं? ये भी कोई करने वाला काम है? जैसे जब बाहर जाओ, खेलो कूदो, खाओ पियो, मस्त रहो। ये एक मिथ है कि मेडिटेशन बोरिंग है, लेकिन इस मिथ के पीछे एक सच्चाई छुपी है कि मेडिटेशन करने के 1000 रास्ते हैं, उन रास्तों में से 99% बोरिंग हैं, लेकिन 1% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। र यो बेला म यति धेरै यङ थिएँ कि म होइन, भर्खरको 12 सकेर फर्स्ट इयर पढ्दै थिएँ म, क्या पढेको पनि थिइनँ।
यो टाइममा चाहिँ मेडिटेसन आवश्यक छ कि छैन, के हो यो मेडिटेसन भन्ने दुनियाँले सुनेकै थिएन कि खास भन्ने भने त्यति धेरै मान्छेले सुनेका थिएनन् क्या, थाहा पनि थिएन क्या। अहिले जसरी मान्छे मेडिटेसन भनेर गरिरहेको हुन्छन् नि, त्यो टाइममा चाहिँ होइन आई वाज लिसनिङ टु दिस होइन। अनि इम्पोर्टेन्ट पनि थियो कि थिएन तपाईँलाई थाहा होइन, तर एउटा रिफ्लेक्सनको टाइम चाहियो रहेछ मलाई। आफैलाई हेर्ने, आफू कस्तो छु हेर्ने होइन, के गर्छु हेर्ने भन्ने कुरा सिक्न पर्ने थियो। किन भन्दाखेरि आई वाज गोइङ नि त होइन, सिधै गइरहेको थिएँ। म आफू कस्तो छु भनेर हेरि नै रहेको थिइनँ होइन। त्यो रिफ्लेक्सन मैले गर्न नै सक्ने थिइनँ क्या, जसरी अहिले गरिरहेको छु नि। यो रिफ्लेक्सनकै पार्ट हो क्या। मैले पास्टमा गरेका कुराहरूलाई यसो गरेको थिएँ, यो मान्छेबाट यति बुझेको थिएँ भन्ने जुन किसिमको रिफ्लेक्सन गरिरहेको हुन्छु, नोटहरू लेखिरहेको हुन्छु, भोइस रेकर्ड गरिरहेको हुन्छु, अरू कोही साथीहरूलाई पनि भनिरहेको हुन्छु। मैले यो दिएको पनि यहीँबाट आएको कि जस्तो लाग्छ क्या। त्यो यो मेडिटेसनको पार्टै नजान्ने मान्छेले रिफ्लेक्सन गर्नै जान्दैन, एक्लै बस्नै सक्दैन। मैले के गरेँ, म कस्तो भएँ, कस्तो थिएँ भन्ने खालको त्यति धेरै मजाले चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्न सक्दैन क्या। इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, खेल है, मजा है, मस्ती है। नशा नहीं कहूंगा उसको, नशा थोड़ा ज्यादा हो गया। तो अगर मेडिटेशन जो बोरिंग है, अभी आपने कहा, किसी तरह से वो इंटरेस्टिंग हो जाए तो क्या होगा? मजा। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आदमी बेकार हो जाए या लाश बन जाए, जाकर के बैठ जाए, ये नहीं है मेडिटेशन। लोग इसका मतलब ये निकाल लेते हैं, क्योंकि कुछ बेवकूफ लोग जो मेडिटेशन को समझ ही नहीं पाए, जिनको मेडिटेशन से ही प्यार हो गया, जबकि मेडिटेशन इसलिए करी गई थी कि बाकी सब चीजों से अटैचमेंट छूटे। उनकी सबसे अटैचमेंट छूट गई, पूरे संसार से, पूरी दुनिया से सबसे छूट गई, मेडिटेशन से अटैचमेंट हो गई। अब ऐसे आदमी का क्या इलाज? जब भी आपको कुछ करने से अटैचमेंट हो गई या कुछ ना करने से अटैचमेंट हो गई, आप समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे हो। अब और कोई पॉइंट कोई रह गया है कि क्यों नहीं करते हम मेडिटेशन? सबकी आदतें बहुत खराब है। जब तक डू और डाई नहीं होता हम कोई भी काम नहीं करते। कोई बड़ा इंसिडेंट होना चाहिए उसके पीछे। व्हाट ही सेइंग इज कि जब तक, और ये बिल्कुल सच है, कि जब तक कोई डू और डाई सिचुएशन नहीं होती, जब तक कोई काम अर्जेंट नहीं हो जाता, तब तक हम उस काम को नहीं करते। इंपॉर्टेंट जो काम है करना, चाहे वो अर्जेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्लियर है, उसको हम उठा करके साइड में रखते हैं, और जब तक वो अर्जेंट ना बन जाए हम उसको नहीं करते। ऐसे ही होता है हर काम के अंदर। अब यसमा पनि त्यति धेरै कुरो डिप अझ गएन। यसले पनि यहाँ ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गरिरहेछ क्या, के भन्ने एउटा क्युरियोसिटी बिल्डअप गरेर बल्ल भनिरहेछ क्या, सिधै भनिरहेको छैन होइन। त्यो पनि जरुरी नै छ, किन भन्दाखेरि बुझाउनु पऱ्यो नि त, पहिला यसको ब्याकग्राउन्ड त बुझाउनु पऱ्यो के हो भन्ने कुरो। अब मेन पोइन्टैतिर जाऊँ न हामी, अलिकति पछाडि नै छ यसको पोइन्ट। यही भी सुनना चाहोगे, आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाएगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा और आप देखने लग जाओगे इसको। आपको कुछ नहीं समझ आएगा ये क्या हो रहा है। देखो, कभी भी नोट करना कि जैसे ही हमको कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। जब तक हमारे लिए कोई भी चीज नई होती है, हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। आप किसी नई जगह पर जाओ, पहली बार किसी हिल स्टेशन पे जाओ, तो क्या होगा? आपका ध्यान पूरे तरीके से वहां पर है, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसे ही होता है, एक एक चीज को देख रहे हो बड़े ध्यान से, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वहां दूसरी बार जाओ, क्या होगा? तीसरी बार जाओ, क्या होगा? पांचवी बार जाओ, क्या होगा? आप वहां बैठे होगे लेकिन अपने काम कर रहे होगे, माइंड के अंदर अपने काम के बारे में सोच रहे होगे, ऑफिस के बारे में सोच रहे होगे। ऐसे ही होता है हर एक चीज के अंदर, ऐसे ही होता है। अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती, जो हमारे समझ से बाहर होती है, तो हम सेंटर में आ जाते हैं। समझ ही नहीं आ रही, क्या करें? कुछ करने को है ही नहीं। अगर आपको समझ आ गई, समझ कहाँ आएगी? अगर मेमोरी में कोई चीज पड़ी हुई है और आपको समझ आ गई, तो आप एकदम से उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे। आपने एक ट्रक की आवाज सुनी फॉर एग्जाम्पल बाहर से, और आपको सुनाई दे गई, तो आप क्या कहोगे? अरे ट्रक की आवाज है। ठप्पा लग गया, मतलब माइंड के अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। बट अगर अंदर से आपको ऐसी आवाजें आई जो आपको समझ ही ना आए, मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है कि ऐसी आवाजें होंगी, ऐसी ऐसी आवाजें होंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। नंबर 1 की आ कहां से रही है, नंबर 2 ये क्या है, नंबर 3 ये किसकी है, कुछ नहीं समझ आएगा। आप दंग हो जाओगे, आप सुन्न हो जाओगे। जैसे ही आप सुन्न हो गए, काम हो गया, आप सेंटर में आ गए।
अब चीज़ें जैसी हैं वैसी आपको दिखने लग जाएंगी। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं फिर इसके आगे और आपको क्या करना है, बस एक चीज़ छोटी सी रह गई है कि जो भी आवाज़ें आएंगी ना उसको राइट साइड से सुनना है, मतलब अपने राइट साइड से सुनना है। हो सकता है आपको लेफ्ट साइड से भी आ रही हो, बट दैट इज ओके। धीरे धीरे आपको उस आवाज़ को, अपने ध्यान को यहाँ पर ले आना राइट साइड में, ऑटोमेटिकली वो आवाज़ें आपको राइट साइड से आने लग जाएगी। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में और गहरे जाते चले जाओगे, अंदर जाओगे, तो ये सारी आवाज़ें सेंटर में आ जाएगी धीरे धीरे। और फिर एंड में आपको एक जो लास्ट गोल है इसका वो रियलाइज हो जाएगा। और वो हो सकता है किसी को 10 दिन में हो, 20 दिन में हो सकता है किसी को महीना लगे, किसी को साल लगे, लेकिन वो लास्ट गोल क्या है? यहाँ पर एक आवाज़ है दिल में, उसको अनाहता नाद बोलते हैं। अनहत नाद, अनहत मतलब जिसकी कोई हदें नहीं है, बिना किसी आहट के, जिसमें कोई आहट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक हाथ की ताली, आपने 2 हाथ की ताली सुनी होगी कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। सोचो एक हाथ की ताली कैसी होगी उसकी आवाज़? वो सन्नाटे की आवाज़ है। उस आवाज़ को आपको सुनना है। सुन क्यों नहीं पा रहे उस आवाज़ को? अगर उस आवाज़ को माइंड ने सुन लिया तो माइंड खुद को पहचान जाएगा, अरे मैं यही हूँ। एक मिनट। फर द फर्स्ट टाइम ही इज एक्चुअली इन्ट्रोड्युसिङ द साउन्ड अफ साइलेन्स राइट हियर के होइन। उसले राइटतिरबाट सुन्यो अनि हर्टमा हुन्छ यो साउन्ड, हार्ट सेन्टरको हो साउन्ड बनिरहेछ होइन। यी कुराहरू अब्सोल्युट हुन्छन् कि त्यो कुराहरू जतासुकै नै छ भनिसकेपछि त त्यो भन्नुको पनि जरुरी पनि छैन होइन। त्यो ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्नुपर्ने होइन, यहाँ छ भन्नुपर्ने कुरै छैन। र कसैले भनेको थिएन नि त होइन, यहाँभन्दा अगाडि कसैले नै कुरा गरे होइन होइन। फर द फर्स्ट टाइम यहाँ मान्छेले सुनिरहेछन् नि यो टाइममा, दे आर एक्चुअली रजिस्टरिङ इट द फर्स्ट टाइम के फ्रम हिम होइन। 10 वर्ष अगाडि यो कुरा हो यो चाहिँ। अनि कतिलाई चाहिँ के बकवास गर्यो आज यसले, के कुरा गर्यो होला त होइन, त्यहीको कुरा फनी लगाइरहेको थियो होला क्या होइन। अनि सन्दीप महेश्वरी आफैमा पनि कसरी त्यो स्योरिटी थियो होला र उसलाई कि यही नै हो भन्ने स्योरिटी पनि कुन लेभलको थियो कुनै, तर पनि त्यही लेभलमा पनि स्योरिटी भएर मास लेभलमा भन्छु भनेर जुन किसिमको करेज लिएर आहा, त्यो त केही न केही भरै लिएर आयो होला भन्नुपर्छ क्या। मैले उसबाट सुनेको 5-7 वर्ष भइसक्यो, तर पनि कसैको अगाडि मैले यो चाहिँ हो रियालिटी भनेर भन्न सकिरहेको छैन भनेपछि कुन किसिमको करेज छ उसमा, कुन किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, सर्टेनिटी छ होइन। त्यो सर्टेनिटीले गर्दा त भने होला उसले 10 वर्ष अगाडि नै भनेको कुरा हो यो। माइंड अपने आप को देखेगा और सब कुछ खेल समझ आता चला जाएगा। माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। माइंड शांत हो गया, आप ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाओगे, कुछ करने को नहीं रह जाएगा। लेकिन सुन क्यों नहीं पा रहे? बीच में शोर है, बहुत शोर है। जब हम बोलते हैं तो शोर होता है, सुनते हैं तो शोर होता है, तीसरे तरह का शोर और है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों शोरों के लिए क्या किया है। नंबर 1, मेडिटेशन के टाइम पे आप बोल नहीं रहे। नंबर 2, जब आप सुनते हो शोर होता है, वो भी खत्म हो गया इसके थ्रू, ईयरबड के थ्रू। ये जो आपने ईयर प्लग लगाया, इससे क्या हुआ? सुनना बंद, ये वाला शोर खत्म, बोलने वाला शोर खत्म। एक तीसरे तरीके का शोर है जिसको खत्म करना है, जो हर मेडिटेशन का लास्ट गोल है या मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है। वो क्या है कि हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी नोट किया है? नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां बैठे हुए हो और मैं 24 घंटे आपके कान में आकर के कुछ बोलता रहूं, अरे क्या हुआ, वो किया क्या, अरे वो काम करना है, अरे वो कहीं रह ना जाए, अरे उसकी लास्ट डेट आ गई है, अरे वहां पर वो बच्चों को वहां भी लेने जाना है, ये दिक्कत हो गई, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए, यार मेरा मन तो है ये काम करने का, पता नहीं करूँ ना करूँ, समझ नहीं आ रहा, ये कर तो लूंगा लेकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चल कर ही लेता हूँ, अरे नहीं हुआ तो क्या होगा। यही होता है, 24 घंटे चलता है। एक्सट्रिमली अब्जर्भेन्ट क्या, एक्सट्रिमली अब्जर्भेन्ट विथ हिमसेल्फ होइन, उसको जिन्दगीमा के भइरहेछ र
कसरी थट्सहरू आउँछन् होइन। अनि र अरू मान्छेमा पनि पक्कै भइरहेछ है भन्ने किसिमको सर्टेनिटी पनि अचम्मको छ क्या होइन। आफूमा मात्रै सीमित राखेको छैन नि त। यो हो क्या ब्युटी भनेको यसको। साइंटिफिकली आपको समझाऊं कि एग्जैक्टली क्या करना है। कितने लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि इसको राइट साइड से क्यों सुनना है, इस आवाज़ को राइट साइड से क्यों सुनना है। वो मैं आपको अब साइंटिफिकली बता देता हूँ। हमारी जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। दोनों आपस में कनेक्टेड है लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। इसको लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं, इसको इंट्यूटिव ब्रेन बोलते हैं, जहाँ इंट्यूशन चलती है। आपका कॉन्टैक्ट हुआ किसी चीज़ के साथ में, चाहे वो थॉट के साथ में हुआ, चाहे मेरे साथ हुआ, चाहे किसी आवाज़ के साथ में हुआ, जैसे ही हुआ आपको आवाज़ आई, आपने इमीडिएटली यहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। यहाँ पनि त्यो धेरै कुराहरू खासै केही होइन, अब अलिकति पछाडि जाऊँ। ही नहीं है। अगर कभी एक्सपेरिमेंट करना हो, कभी एक्सपेरिमेंट करना हो या खेलना हो, क्योंकि मैंने कहा ना ये ज़्यादा सीरियसली मत लो इन सब बातों को, खेलो, खेलना हो, खेलने का तरीका बताऊं, बोलो मुझे मेडिटेशन नहीं करना मन में। मतलब ये मेडिटेशन क्या है, सुनना ही तो है। आप क्या कह रहे हो कि मुझे नहीं सुनना, करो कोशिश ना सुनने की, तब भी सुनाई देगा। ये खेल है। ध्यान बाहर जा रहा है, ले जाओ बाहर, एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या होगा। ध्यान बाहर गया, जैसे ही आप इन अंदर की आवाज़ों को पहचान लोगे, ये आवाज़ अपनी तरफ आपका ध्यान खींच लेगी। आपको ध्यान यहाँ लाना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहरे होगे, इसमें अपने आप ही खींचेगा आपको अपनी तरफ, अपने आप खींच लेगा, अपने आप ला करके यहाँ पे आपको कड़ा देगा ये, जैसे ही आप कहीं जाओगे। तो अब आपके पास में चॉइस होगी, आप यहीं रह करके आप ये भी कर सकते हो, ये भी, मतलब आप हजारों चीजें कर सकते हो बिना किसी एक भी चीज से अटैच हुए। आप कुछ भी पा सकते हो, कोई चीज भी इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई चीज आपके बाहर है ही नहीं। और कुछ भी खो सकते हो, क्योंकि खोने के बाद भी जिसको पाओगे उसके अंदर ही सब कुछ है। यो चाहिँ अलिकति धेरै धेरै भनिरहेछ होइन। ठिकै छ, अब मेच्युरिटी थिएन त्यो बेलामा उसमा, त्यही भएर यति ठुला ठुला गफ लगाइरहेको क्या यहाँनिर चाहिँ। यसमा चाहिँ अब त्यही हो खास। अब सीरियसली बोल रहा हूं कि हो सकता है आपका काम ऐसा हो जहां पर के बिना गुस्से के, बिना गुस्सा किए आप काम कर ही नहीं सकते। ऐसे भी कुछ लोग हैं। और जब मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा तो मेरे को तो वो समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, शायद वो बंदा अपनी जगह पर ठीक है। जैसे मेरे एक अंकल हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ लोगों को, तो उनकी जो आंखें हैं, आईब्रोज हैं, वो हमेशा ऐसे रहती हैं, ऐसे ऐसे। और बात बात पे जैसी कोई बात ऐसी मेरे मुंह से निकलती है जो उनको ठीक नहीं लगती, तो उनकी नाक फूलने लग जाती है। हंसते हुए मैंने उनको कभी देखा नहीं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस देख करके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अंकल चक्कर क्या है, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? कहते बेटा मेरा काम ही ऐसा है, मेरी आदत हो गई, मेरा काम ही ऐसा है, अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पे, उनकी फैक्ट्री है, कहते कि अगर मैं गुस्सा ना करूं अपने आदमियों पे, 4 गालियां ना दूं उनको, और पी करके उन्होंने 2-4 गालियां दी, कहते जब तक उन डैश को ये ना किया जाए तब तक कोई काम करके राजी नहीं है। हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिना गुस्से के आपका काम नहीं चलने वाला, आपकी फैक्ट्री नहीं चलने वाली, तो प्लीज भाई मेडिटेशन मत करना, गुस्सा खत्म हो जाएगा, नहीं किया जाएगा। मुझे कई बार अपने में बड़ी हंसी आती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर गुस्सा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो फैक्ट्री वाला, वो जो मेरे अंकल हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनकी फैक्ट्री में कोई ढंग से काम ना करे तो उस पर गुस्सा करते हैं, उसको गालियां निकालते हैं। आज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अंदर तक इस बात को जानता हूँ। मेरी फैक्ट्री होगी ना, उसमें आग भी लग जाएगी तो मुझे हंसी आएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सीधा पूछूंगा, हाँ भाई फायर ब्रिगेड को बुलाया गया? कोई बात नहीं, बुझा लो, नहीं बुझती तो चलने दो, कोई नहीं, दूसरी फैक्ट्री लगा लेंगे, आएगा ही नहीं। यहाँ पनि पेले हा, राम्रै गफ पेले हा। यसमा त्यति धेरै डिप कुरो चाहिँ मैले भेटिनँ होइन। बिना बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट किए, रत्ती भर भी कुछ भी कर जाओगे, चलते रहो। धेरै नै गऱ्यो होइन। अब ग्यारेन्टेड सक्सेस हुँदै यताउति लाफ एट योर सेल्फ भन्ने पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्यो होइन। आफ्नै कमजोरीहरू, आफूले गरेका भोगेका कुराहरूमा चाहिँ मजाले हाँस्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ राम्रै गराएको थियो। पावर अफ फोकस फर स्टुडेन्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा लाग्छ क्या मलाई। यसमा धेरै राम्रा कुराहरू यसले पोइन्ट आउट गरिरहेछ क्या। जस्तै पढ भन्छ, ध्यान दे भन्छ,
भन्छन् प्यारेन्ट्सहरूले, सोसाइटीले, सबैले बच्चाहरूलाई, स्टुडेन्ट्सहरूलाई। तर ध्यान कसरी दिने, कसरी ध्यान दिने हो त नि? ध्यान के कुराले चाहिँ भड्किरहेको हुन्छ त हाम्रो, त्यो चाहिँ बुझ्ने कसरी त नि? कसले बुझाइरहेको त नि त्यो राम्रोसँग भन्ने कुरा गर्छ। अनि अर्कोतिर इन्ट्रेस्टै छैन भने चाहिँ पढाइमा कसरी इन्ट्रेस्ट जगाउने अथवा के गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि यो स्टुडेन्टको लाइफमा जुन सेक्सुअल एट्र्याक्सन र सेक्सुअल चेन्ज, हर्मोनल चेन्जेस सबै यो एजमा भइरहेको हुन्छ नि त। हो, यो एज यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने कसरी त नि? कसरी युटिलाइज गर्ने अथवा कसरी राइट ब्यालेन्स गराउने भन्ने कुरो कसैले गर्दैन। डराइरहेको हुन्छन् सबै, लुकाइरहेको हुन्छन्, थर्काइरहेको हुन्छन् बरु, होइन? हो, यो कुरा चाहिँ एकदमै खतरा कुरा गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ, होइन? हेर्न पनि जरुरी छैन, यो मैले धेरैचोटि हेरिसकेँ, होइन? त्यसपछि मेन भनेको यो साउन्ड अफ साइलेन्स भनेर यहाँ अर्को पनि आएर चाहिँ यो मेन हल हो आज। ना है, ये हुआ था, 1000 जगह पर है। समझ रहे हो तो ध्यान कैसे भटक रहा है? अगर आपके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और आप वहां से आग लगाना चाहते हो सूरज से, तो अभी आपका ध्यान कैसा है? ऐसे 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 भटक रहा है। फोकस कैसे करोगे? कभी यहाँ चला गया, कभी वहां चला गया। जहां आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जाता है, यानी कि आपका ध्यान जाता है, वही चीज आपको दिखने लग जाती है। तो एक जगह पर टिक नहीं रहा ना। इससे क्या हुआ? एक जगह पर आ गया। इस इनर साउंड से क्या होता है? ध्यान एक जगह पर टिक जाता है। एंड इट इज अ वेरी वेरी हाई स्टेट। रीजन बीइंग, अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हो तो वहां फिर भी कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है। आप समझ रहे हो? कुछ ना कुछ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल ही खाली है, जिसको बुद्धिज्म में एम्प्टीनेस बोलते हैं, शून्यता, जीरो। बिना जीरो के मैथमेटिक्स क्या है? जीरो ही है। तो जब तक हमारी लाइफ में ये नहीं है, तब तक सब भटका हुआ है। ये आते ही सब कुछ सिमट गया, एक जगह पर आ गया। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पावर साइंस र यसले गरेको कुरा पनि यसमा पनि त्यति धेरै सत्यता चाहिँ छैन क्या। साउन्ड अफ साइलेन्स सुन्दा बित्तिकै कन्सन्ट्रेसन पावर बढ्ने अथवा लाइफको प्रब्लमहरूमा डिट्याचमेन्टहरू घट्दै जाने, प्रब्लम सल्भ हुन करेज बढ्दै जाने भन्ने कुरो केही पनि नै रिलेसन छैन क्या। मैले सुनेर, हेरेर, बोकेर 4-5 वर्षमा गरेको एक्सपिरियन्सबाट त्यो पोसिबल नै छैन। र यो टाइममा गरेको कुरा सन्दीप मैसरी अहिले आफैले चाहिँ नकारिरहेको हुन्छ, होइन? यो चाहिँ मैले गलत भनेको थिएँ अथवा पहिला पहिलाको कुरा हो भन्ने तरिकाले गरिरहेको हुन्छ, होइन? इन्डिरेक्टली अहिले चाहिँ यो सुनेर केही पनि हुन्न अथवा जानेर केही नै हुन्न, लाइफ जस्तो त्यस्तै नै हुन्छ भन्ने खालको रियलाइजेसन भइरहेछ अथवा गरिरहेछ, उसले भनिरहेछ, अरूलाई कन्भे गरिरहेछ। र अहिले चाहिँ अझ स्पिरिचुअलिटीबाट मान्छेले जति सक्यो टाढा राख्न खोजिरहेछ सन्दीप मैसरीले। तर यो टाइममा चाहिँ हि वाज स्टार्टिङ अबाउट, होइन, टकिङ अबाउट दिस, होइन, कन्भिन्स गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ कि यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै तरिकाले, होइन? स्पिरिचुअलिटी आइजा है, बुझ्नुपर्छ है भन्ने तरिकाले कन्भिन्स गरे जस्तो पनि देखिन्छ। भए नभएका अझ बढी फाइदाहरू भने जस्तो पनि देखिन्छ, जुनले गर्दाखेरि मेरै माइन्डमा पनि अथवा भर्खर यङ मान्छेको माइन्डमा पनि एक्सपेक्टेसन सेट गऱ्यो होला, के होला यस्तो चिज, के हो यस्तो चिज भन्ने क्युरियोसिटी बिल्डअप चाहिँ गरेकै हो क्या। त्यो कुरा चाहिँ गरेकै हो उसले। साइंटिफिकली कैसे बढ़ेगी इससे? क्योंकि ये एक ऐसी साउंड है जिससे रिलेटेड आप चाहो भी तो आप कुछ सोच नहीं सकते। एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, सपोज कैनी जी का, ठीक है? उसको जैसे ही आप सुनोगे आपको याद आ जाएगा, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने ये वाली सीडी मेरे को रिकॉर्ड करा के गिफ्ट करी थी, बड़ी सही थी। समझ गए? ध्यान वहां चला जाएगा, क्योंकि उसके साथ कुछ फीलिंग्स जुड़ी हैं, कुछ थॉट जुड़े हैं, कुछ यादें जुड़ी हैं। इसके साथ कुछ भी नहीं है। यहां आकर के माइंड मर जाता है। फिर जैसे ही माइंड को एक गोल मिलता है तो माइंड अपनी पूरी एनर्जी उस गोल की तरफ लगा देता है। तो 2 घंटे में जो आप पढ़ाई करोगे, दैट विल बी इक्वलेंट टू 20 घंटे की पढ़ाई उस आदमी के कंपैरिजन में जिसका ध्यान भटका हुआ है। 2 घंटे में जिसका ध्यान 1000 बार भटक रहा है, मान लो शुरू में आपका भी ध्यान 2 घंटे में 10 बार भटकता है, लेकिन उसका 1000 बार भटक रहा है। या आप ही का पहले 1000 बार भटकता था, अब सिर्फ 10 बार भटका।
जैसे ही भटका, पढ़ाई से ध्यान को हटाया, ध्यान को ले गए साउंड की तरफ, पढ़ाई को छोड़ दिया 5 मिनट के लिए, फिर से एनर्जाइज हो गए। ये आपको एनर्जाइज कर देती है, कभी नोट किया है? एनर्जी से भर देगी, बिकॉज दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां से आप एनर्जी से भर गए, भरते गए भरते गए भरते गए, फिर आधा घंटा पढ़ाई करी, ब्रेक लिया, थोड़ी देर इसको सुना, फिर पढ़ाई करी। र यो पनि मैले त्यही समयमा नै ट्राई गरेको हो क्या। त्यो समयमा मलाई पढ्नुपर्ने जरुरी थियो र यो पनि मलाई एकदम धेरै कन्भिन्सिङ लाग्थ्यो। हो ल है, मैले पढ्न सक्ने टेक्निक फेला पारेँ अब भन्ने जुन किसिमको एउटा भ्रम थियो नि त मलाई, होइन? अनि के पढ्न सक्छु, अब त पढ्न सक्छु कि मैले भन्ने गरेको। मैले ट्राई गरेँ तर इट डजन्ट हेल्प क्या, इट इज डजन्ट हेल्प इन स्टडी के। पढाइमा त अलिकति पनि हेल्प गरेन क्या यसले मलाई, केही पनि हेल्प गरेन भन्छु क्या मैले। र हि इज लाइङ हियर के एट दिस पोइन्ट। बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन पावर, आगे बढ़े। इंक्रीज इन ऑब्जर्वेशन पावर, ये बहुत लोगों का फीडबैक आया। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा ठहर गए हो, मतलब कि आप चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अपने आसपास में क्या हो रहा है। पहले अपने माइंड में ही उलझे रहते थे। पहले 24 घंटे हमारे माइंड में कुछ चीजें चलती रहती थी, अभी भी चलती हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो गई है। लेकिन फिर भी आप चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, चीजों को देख पा रहे हो। कई बार अगर आप पार्क में गए होगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ चीजें आपको नेचर से रिलेटेड अच्छी लगने लग गई है। ठिक छ, यो अब्जर्भेसन पावर भन्ने कुरो मेडिटेसनबाट मात्रै आउँछ भन्ने कुरो हुन्न, होइन? त्यसले स्पेसल फिल गराइदिएको थियो मलाई है। अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ मैले पहिला जानेकै थिइनँ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम आई एम अब्जर्भिङ भन्ने कुरा पनि थिएन कि त्यति धेरै, होइन? हुन त अब आँखा चिम्म गरेर बस्नु, हेर्नु आफैलाई चाहिँ धेरै कुरा दियो, तर पनि पहिल्यै त्यो डेभलप भइसकेको हुन्छ क्या बच्चैदेखि नै। अब्जर्भेसन पावर यसो गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो प्रेजेन्स अफ माइन्डदेखि लिएर अब्जर्भेसन पावर आफै नै भइसकेको हुन्छ क्या। र अरू मेडिटेसनै नगरेको मान्छे पनि एकदमै धेरै अब्जर्भेन्ट हुन सक्छन् र हुन्छन् भन्ने चाहिँ मैले रियल लाइफमै देखिसकेको छु। त्यही भएर यो पोइन्ट पनि त्यति धेरै गतिलो चाहिँ होइन है। यो नै यही भसी मात्रै अब्जर्भेसन पावर बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेन। आप लोगों के साथ में ये चीजें, ये चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? जा करके देखो पार्क में और लोगों को जो साउंड को नहीं सुन रहे। कोई ऐसा दिखेगा आपको जो जा करके वहां पर नेचर में खोया हुआ है, जो जा करके पत्तों को देख रहा है, फूल को देख रहा है, तितली को देख रहा है, बादलों की तरफ देख रहा है, बारिश को देख रहा है, बारिश की आवाज को सुन रहा है? शांत कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आप शांत हो, आप शांत होते जा रहे हो, क्योंकि अपने बेसिक नेचर के साथ में हो। ये जो साउंड है ना, ये हमारा सबका बेसिक नेचर है। हमारा बेसिक नेचर पता है क्या है? ऐसा एकदम शांत। उसमें लहरें क्यों उठती है? मुझे ये चाहिए। अब आप यहाँ हो, जो चाहिए वो यहाँ पर है, तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। जब तक जा रहे हो, तड़प रहे हो, जैसी वो चीज मिल गई तो क्या हुआ? आहा, मिल गई। फिर अपने बेसिक नेचर में आ गए। तो गलतफहमी क्या हुई इंसान को कि मुझे खुशी मिली क्योंकि मुझे वो चीज मिल गई। अरे नहीं भैया, आपने उस चीज के पीछे भागना बंद कर दिया, इस वजह से आपको खुशी मिल रही है। सर, तो हम चीजों के पीछे भागना बंद करें? चीजों के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। और काम के पीछे भी भागना क्यों है? काम करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप ये सोच करके बैठे हो कि मैं पढ़ाई करूंगी इसलिए ताकि मेरे को जॉब मिलेगी, जॉब करूंगी इसलिए कि मेरे को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा इसलिए ताकि मैं पैसे से ये चीजें खरीदूंगी और ये सब चीजें खरीद करके मैं खुश हो जाऊंगी। दैट इज अ ट्रैप। वो दिन कभी नहीं आने वाला। अब आप क्या करोगे कि मुझे ये सब कुछ चाहिए लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। अरे भाई, पैसा तो चाहिए ना बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए। मनी इज जस्ट फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर हैप्पीनेस। पैसे का और खुशी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता तो यूएस के अंदर करोड़ों लोग डिप्रेशन पेशेंट नहीं होते। यो कुरा पनि गलतै भन्छु क्या मैले। पैसा भइसकेपछि जसरी पनि मान्छे सेटिस्फाइड हुन सक्छ। पैसा नभइकन हरेक तमाम हजारवटा प्रब्लमहरू छन् क्या। ह्याप्पिनेस पनि कनेक्टेड छ मनीसँग, धेरै नै कनेक्टेड छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। आगे बढ़े। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ रही है फिर आप सब लोगों की, अभी और बढ़ेगी।
और बढ़ेगी, धीरे धीरे देखते चले जाओ। अभी तो आपको कुछ महीने ही हुए हैं आई थिंक, आप लोगों को, कईयों को तो कुछ दिन हुए हैं ये करते हुए। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, जैसे जैसे आप इसमें और गहरे उतरते चले जाओगे अपने बेसिक नेचर में, डू नॉट कॉल इट अ साउंड, ये आपका बेसिक नेचर है। अपने बेसिक नेचर को जितना आप समझते जाओगे और उसमें कंफर्टेबल होते जाओगे, अपने आप के साथ खुश रहोगे। अरे देखो कितना बड़ा पॉइंट है। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अकेले में खुद के साथ में 24 घंटे खुश रह सके। जो अपने साथ खुश है वो किसी और को दुखी क्या करेगा। र यो पनि पोइन्ट पार्सियल्ली मात्रै ट्रु छ। 24 घन्टा नै मान्छे एक्लै आफैसँग मरे पनि खुसी हुन सक्दैन क्या। कोही न कोही चाहिन्छ क्या मान्छेलाई। एक्लो भएर मर्दैन मान्छे, 24 घन्टा एक्लै बस्न सक्छ मान्छे। के गर्ने बसेर, गर्ने के। तर पनि यो कुरामा रियालिटी छ कि 4-5 घन्टा, 10 घन्टा, 12 घन्टा एक्लै पनि बस्न सक्छ क्या मान्छे होइन। बसेर पनि एउटा अब्जर्भ गर्छ, नेचरलाई अब्जर्भ गर्न सक्छ, आफूलाई नै हेर्न सक्छ, आफ्ना थट्सहरू अब्जर्भ गर्न सक्छ। मैले के सोचिरहेको छु, मैले पहिले पास्टमा के गरेँ भन्ने कुराहरू यो सोचेँ भनेर मान्छेले बस्न सक्छ होइन। टेन्सन चाहिँ नगरिकन मजाले एक ठाउँमा आनन्दले बस्न सक्छ, अब्जर्भ गर्न सक्छ क्या। जो खुद से ही दुखी है वो क्या करेगा, दुख फैलाएगा। जो खुद खुशी से भरा हुआ है वो कभी भी किसी का बुरा चाहेगा, चाह ही नहीं सकता। वो क्या चाहेगा, सब झूम जाए, अरे सब खुश हो जाए, सब मजे में आ जाए, सब खुशी से रोए, खुशी से झूमे। तो जो आदमी अकेले अपने साथ में कैसे रहना है इस आर्ट को जान जाए, अकेले में भी अकेला ना हो। देखो, जो अकेले में भी कभी अकेला ना हो, अकेले में भी किसी के साथ हो। कोई हो जो हमेशा उसके साथ रहे, फिर क्या डर है। और वो भी कोई ऐसा जो कभी बदले ही ना, जो हर हाल में आपके साथ खड़ा हो। ऐसा एक पार्टनर जो हमारे साथ में हो तो हम कभी अकेले नहीं हो सकते। और जो अकेले भी खुश रह सकता है वो सबके साथ भी खुश रह सकता है। कबीरदास जी की बोले ना कि हिरन कस्तूरी को ढूंढती रहती है। ठिकै छ, यसमा पनि रियालिटी नै छ न त। एक्लै खुसी हुन्छ भने चाहिँ सबैसँग पनि पक्कै खुसी नै हुनेवाला छ मान्छे। यसमा पनि त्यति धेरै कुराहरू छैनन्, त्यही भएर यस्तै कुराहरू छन्। एक ही है, वो पाकिस्तानी है तो हम एक ही हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये कैसा प्यार है, नकली प्यार है। दिस नॉट लव, दिस लीड्स टू हेट्रेड। मतलब जो मेरा है, एब्सोल्युट फ्रिडम भनेको के हो, माइन्डको बारेमा के भन्ने कुरो पनि थाहा है। व्हाट इज माइन्ड भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर। बुद्धि में संस्कार पड़े हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में या ईस्ट में ये जो संस्कार है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मां मतलब भगवान का रूप, तो ऐसा ख्याल आ ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं आ सकता। आज तक ऐसा किसी को सपना भी नहीं आया होगा, आई कैन बेट। इसको बुद्धि बोलते हैं। तो अगर एक बात आपको बारीकी से समझ आ जाए, मन की कोई औकात नहीं है आपकी बुद्धि के सामने। आपको समझ आ जाए कि ये जो मैं खाने वाला हूं ये मेरे लिए सही नहीं है, अब मन क्या करेगा, नहीं खा रहा। आप समझ गए ना। आपको समझ आ जाए कि शादी के बाद अगर ये मेरी वाइफ है तो बस इसके साथ तो सिर्फ इसके साथ, समझ आ जाए ये बात, बारीकी से समझ आ जाए। अब यहाँ पनि यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सको हिसाबले चाहिँ ट्रु छैन जस्तो लाग्छ, तर अरूको मान्छेको हिसाबले पनि ट्रु त पक्कै पनि छैन जस्तो लाग्छ। बुद्धि र मन भन्ने छ होइन। मन चाहिँ जता पनि जान्छ, बाँदर जस्तो छ होइन, चलिरहेको छ, यताउति हुन्छ, हलचल गर्छ। तर बुद्धिमा जुन कुरा
अन्डरस्ट्यान्ड गरिन्छ, बुझिन्छ नि होइन, गहिरो तरिकाले बुझिन्छ। त्यो बुझेको कुरा चाहिँ एकचोटि बुझिसक्यो होइन, त्यो चेन्ज हुन्न, कन्सट्यान्ट नै रहिरहेको छ भन्ने जुन किसिमको कुरा गरिरहेछ, इट इज अल्सो द फल्स के। यो पनि ट्रु नै छैन कि, पोसिबल नै होइन क्या यो पनि हुन। बुझिसकेको कुरामा पनि मान्छे जान्छ क्या, फेरि बुझिसकेको कुरा पनि बिर्सिरहेको हुन्छ क्या। कतिचोटि मान्छेले, र यो पनि कम्प्लिटली ट्रुथै छैन। अनि बुद्धि र मन भन्न पनि जरुरी नै छैन क्या, एउटै नै त हुन् कुराहरू। माइन्डै मात्रै छ, कहाँ बुद्धि र मन किन ल्याउनु पऱ्यो र हाँस्ने हुने। कहिले के गर्न मन लागिरहेको हुन्छ, कहिले के गर्न मन लागिरहेको हुन्छ माइन्डलाई, र माइन्ड मात्रै भने भइहाल्यो नि, किन बुद्धि र मन भन्नु पऱ्यो होइन। तो क्या होगा? आप किसी को भी देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कोई रिएक्शन ही नहीं उठेगा अंदर से, रिएक्शंस उठने बंद हो जाएंगे, मन जीरो हो जाएगा। इसको बुद्धि बोलते हैं। आजकल हो क्या रहा है, जिस तरह की दुनिया बन गई है, जिस तरह की मूवीज आ रही है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, किसी को देख करके कुछ भी ख्याल आने लग जाए। अब आप मर गए, आप फंस गए, अब आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। आप समझ गए? अब आपके जो डिसीजंस होंगे लाइफ में, वो किसके बेस पे होंगे? आपकी मन के बेस पे या आपकी बुद्धि के बेस पे? और जो भी आदमी अपने मन के बेस पे डिसीजंस लेगा, वो आज नहीं तो कल मरेगा। आपकी वाइफ है आपके घर में, जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, ऑफिस में कोई कलीग है, मन उसकी तरफ भाग रहा है, अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस मन को? मर गए ना। उधर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी रिलेशनशिप गई तेल लेने, इधर मन की वजह से, मतलब कि कुछ सेकंड्स के प्लेजर के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली, और इस कलीग ने भी आपको लात मारी, कैसे साइड हो, जो अपनी बीवी का नहीं हो, मेरा क्या होगा, खत्म। क्या हुआ? यसमा चाहिँ 100% रियालिटी देख्छु मैले, र मैले भएको कुरा पनि हो होइन। थाहा हुँदाहुँदै पनि होइन, यो सर्ट टाइमको प्लेजर हो होइन, लङ टर्ममा चाहिँ यसले राम्रो रिजल्ट त पक्कै पनि दिनेवाला छैन। भन्दा भन्दै पनि कति कुराहरू गरिँदो रहेछ क्या सर्ट टर्म प्लेजरको लागि, अनि त्यसमा पनि रिजनहरू खोजिन्छ सर्ट टर्म प्लेजरको लागि पनि। मैले यति दुःख पाइरहेको छु, पीडा पाइरहेको छु होइन, त्यसको लागि कोप अप गर्ने माध्यम नै मेरो लागि प्लेजर हो है भनेर आफूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर मान्छे इन्डल्ज हुँदो रहेछ त्यस्तो कुराहरूमा भन्ने चाहिँ म आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट बुझेको कुरा हो। पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी ना एक सेकंड के अंदर अंदर। किसने उड़ाई? किसी और ने? जो बाहर वो फीमेल थी उसने? आप ही के अपने मन ने। इट हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर कि क्या सही है क्या गलत है। और जब इसको पूरी तरह से आप पकड़ लेते हो, अभी एक दिन में नहीं होने वाला। इसमें अभ्यास अगर हम करते रहे, सपोज हमारा मन डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन हम उसे रोक रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है, मतलब हो रहा है, अब जो मन में है कुछ तो सर हो रहा है डाइवर्ट, पर जो हम अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो सर यहाँ पे ये उसको रोका कि हम रोक लेगा। अब अभ्यास क्या है इसको ध्यान से समझो। अभ्यास को विवेक भी बोलते हैं। अभ्यास लोग क्या मतलब निकालते हैं? आपका मन किसी की तरफ भाग रहा है, उसको रोको। अरे आप जितना रोकोगे उतना और ज्यादा भागेगा। कभी करके देखना। आपका मन, आप एक मेल हो जो यंग हो, किसी फीमेल की तरफ भाग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्या होगा? रोको उसको। नहीं, मन को वहां जाने से रोकना है। नहीं। मन उसको, अरे आपको प्यार हो जाएगा उस लड़की से। आप समझ गए? ये लव एट फर्स्ट साइट है क्या? जितना आपको रोका जाएगा, जितना आपके घर वाले आपको रोकेंगे, जितना आप अपने आप को रोकोगे, उतना ही आप और अट्रैक्ट होते चले जाओगे उसकी तरफ। इसको अभ्यास नहीं बोलते हैं। दिस इज नॉट अभ्यास। अभ्यास मतलब क्या? विवेक, बुद्धि।
आपका मन किसी की तरह भाग रहा है, बुद्धि को बीच में ले आओ, समझ को बीच में ले आओ, रियलिटी को बीच में ले आओ, देखो क्या होगा, उसके एंड तक जाओ कि मैं क्यों पागल हो रहा हूं उसके पीछे, किस लिए। हाँ? मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ में मैं ऑलरेडी सीरियस हूं फॉर एग्जाम्पल, तो इससे होगा क्या? ये जहां पर मेरा मन भाग रहा है, इससे होगा क्या? अपनी लाइफ के साथ क्यों खेलूं, क्यों फंसू जा करके एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर ना मैं यहां का रहूं ना मैं वहां का रहूं। समझ पा रहे हो? सिंपल है ना। तो इस बुद्धि के थ्रू आप उस पूरी सिचुएशन को एज इट इज देख रहे हो कि ठीक है ये हुआ। मन क्या करता है, वो सिर्फ अभी के बारे में सोचता है। मन सिर्फ ये कहेगा हाँ ठीक है अभी बस खत्म, अपनी हैबिट के थ्रू चले चले जा रहे हो। तो यहां पर बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा अपनी बुद्धि को, स्ट्रांग वर्ड्स बोलने पड़ेंगे बुद्धि से मन को, तो मन ढह जाएगा। र यो एनालाइज गर्ने हेर्ने होइन यस्तो यस्तो हुन्छ हुनसक्छ भन्ने सबै साइडहरू देखेपछि चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ, पक्कै पनि हुन्छ होइन, गरिन्छ। ठिक छ, धेरै नै कस्टम ठिक छ यो कुराहरू पनि होइन। यो कुराहरू त्यो बेलामा पनि सुनिराखेको हो मैले, तर पनि त्यहाँबाट कसरी बुझेँ। तर अहिले अझ एउटा फरक पर्सपेक्टिभले बुझिरहेको छु, यहाँबाट बुझ्न पनि बुझिरहेको छु, कुनै कुराहरू बुझिरहेको छु, त्यो कुनै कुराहरू एकदम फल्स रहेछ नि यसले भनेको भन्ने तरिकाले चाहिँ देखिरहेको छु अहिलेको समयमा मैले। तो हम होश से बेहोश हो जाते हैं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है। वो क्या सोचेगा इसके बारे में। एक बार आपने मेहनत करके, लग करके, स्मार्ट वर्क करके, कुछ भी करके अपनी लाइफ को सेट कर लिया, एक लेवल पे पहुंच गए, अब क्या करना है? अभी भी दुखी रहोगे, कितना भी ऊपर पहुंच जाओ दुखी ही रहोगे। इसको श्राप मत समझना, रियलिटी है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको समझना होगा कि साउंड ऑफ साइलेंस है क्या, कोई तार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये आ रही है और अकेले मुझे नहीं आ रही है, सबको आ रही है, बिना किसी एफर्ट के आ रही है। छोटे से बच्चे को बोलो, 5 साल के बच्चे को, बेटे देख ऐसी कोई आवाज अंदर आ रही है, वो कहेगा हाँ आ रही है। कहां से आ रही है, क्या है ये, कैसे पैदा होती है ये, और ये मरती क्यों नहीं है? अनि अल्टिमेटली चाहिँ अब उसले घुमाइफिराइ साउन्ड अफ साइलेन्समै कुरा जोडिदिइरहेको हुन्छ होइन। यही नै हो, यसमा त्यही नै कुराहरू छन्। आफ्नो डेस्टिनी कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरू भइहाल्यो। अब कन्करियर सोल्सदेखि स्मार्ट वर्कको कुरा भयो, त्यसपछि चाहिँ गेम अफ लाइफ भन्ने कुरा रहेछ। अनि अलिकति चलेन यहाँबाट होइन, यति नै गरौँ कि क्या अहिलेलाई।